अब हम आते सेक्शन नंबर 13 के ऊपर। अब आप देखोगे सेक्शन 13, 14, 15 एंड 16, ये 4 सेक्शन जो हैं ये ट्रांसफर ऑफ अनबॉर्न पर्सन के बारे में बात करते हैं। ये रूल्स बताते हैं कि अगर आपको एक अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो क्या क्या रूल्स होंगे। अब सेक्शन 13 पे हम आते हैं। पहले तो ये बोलते हैं, टॉक्स अबाउट ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। तो ये पहले रूल के बारे में हमको बताएगा कि क्या आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा। इसमें बोला गया है कि अगर आपको अनबॉर्न पर्सन को कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो उससे पहले आपको एक सेकंड पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, उसको एक लाइफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सपोज एक पर्सन है, ये अपने नाता या अपना ग्रैंड जो भी बोलते हैं ग्रैंडसन, उनको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते हैं, लेकिन जो ग्रैंडसन है इनके सी, ये अभी पैदा ही नहीं हुए हैं, ये अनबॉर्न है। तो यहाँ पे ए क्या करेगा, ये सबसे पहले बी जो है यानी कि सी के जो फादर है बी, इनको प्रॉपर्टी में एक लाइफ इंटरेस्ट देगा। यानी कि जब तक बी जिंदा है तब तक बी का राइट होगा इस प्रॉपर्टी में रहने का। लेकिन इन्हें ये भी बोला है कि बी के बाद ये प्रॉपर्टी सी के पास चली जाएगी एब्सोल्युटली, यानी सी एब्सोल्यूट ओनर हो जाएगा प्रॉपर्टी का जब वो पैदा होगा। लेकिन जब वो पैदा हो जाएगा तो उसको बी के राइट को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, एंड वो ये नहीं बोल सकता है बी को कि आप घर से बाहर निकल जाओ, ये वो नहीं बोल सकता। लेकिन यस, प्रॉपर्टी सी के नाम पे हो जाएगी। अगर ऐसा ए कर रहा है तब ये ट्रांजैक्शन वैलिड होगी। लेकिन अगर ए ने ऐसा किया कि सी को हम एब्सोल्यूट नहीं, लाइफ इंटरेस्ट ही दे रहा हूं मैं, ओके, ये कंडीशन, ये जो ट्रांजैक्शन है ये वॉइड माना जाएगा। बिकॉज सेक्शन 13 बोलता है कि आपको जो सी है हमारे अनबॉर्न पर्सन, इनको एब्सोल्यूट राइट ही देना पड़ेगा, इनको आप पार्शियल इंटरेस्ट या लाइफ इंटरेस्ट नहीं दे सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है। बस प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सी को किस टाइप ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए, यानी जो अनबॉर्न पर्सन है उसको कैसा इंटरेस्ट मिलना चाहिए, उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिलना चाहिए, उसके पास ये पावर होनी चाहिए कि जब चाहे वो उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है, जब वो पैदा होगा ऑब्वियसली उसके बाद। तो ये हमारा सेक्शन 13 बोलता है। इसको हम रीड कर लेते हैं एक बार। वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एन इंटरेस्ट देयरइन इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द डेट ऑफ ट्रांसफर, यानी कि अनबॉर्न पर्सन, सब्जेक्ट टू अ प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द सेम ट्रांसफर, यानी बी को जो हमने प्रायर इंटरेस्ट दिए है वो तो होना ही पड़ेगा। द इंटरेस्ट क्रेडिट फॉर द बेनिफिट ऑफ सच पर्सन शैल नॉट टेक इफेक्ट अनलेस इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट। तो सी को आपको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ओके। अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 14 के ऊपर, जो कि बात करता है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी के बारे में। अब यहां पे ये चीज बोली गई है कि अगर सपोज ए चाहते हैं अपने ग्रैंडसन सी को प्रॉपर्टी देना, लेकिन ए को लगता है कि जैसे ही वो पैदा होगा तो वो उस प्रॉपर्टी को संभाल नहीं पाएगा, तो उन्होंने एक कंडीशन लगाई है कि पहले तो मैं बी को लाइफ इंटरेस्ट दे रहा हूँ, उसके बाद सी जब पैदा होगा तो पैदा होते ही उसका इंटरेस्ट नहीं बनेगा, उसको पहले कम से कम 16 साल का होना पड़ेगा, 16 ईयर्स का उसको होना पड़ेगा, तभी उसको प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट मिलेगा। नाउ दिस कंडीशन इज वैलिड, ओके। लेकिन यही अगर बी ए ऐसा डिसाइड करता है कि जब सी 20 साल का होगा तब उसको ये प्रॉपर्टी मिलेगी, दिस कंडीशन इज इनवैलिड। बिकॉज सेक्शन 14 बोलता है कि आप ऐसा ही कर सकते हो कि 18 साल से कम वाला जो कंडीशन है वो आप लगा सकते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि 19 साल का होगा तब मिलेगी या 20 साल का होगा तब मिलेगी। जब तक ये माइनर है तब तक के लिए आप इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, लेकिन जैसे ही इसकी माइनॉरिटी एंड होगी सी की, उसको प्रॉपर्टी उस टाइम पे मिल जानी चाहिए। अगर नहीं मिलेगी, इन दैट केस ये जो पूरी ट्रांजैक्शन है ये वॉइड मानी जाएगी, ओके। तो यही हमारा सेक्शन 14 बोलता है। अब सेक्शन 14 को एक बार हम रीड कर लेते हैं। नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट which is to take effect after the lifetime of one or more persons living at the date of such transfer and the minority of some person who shall be in existence at the expiration of that property, and to whom if he attains full age the interest created is to belong। तो यही चीज बोलता है कि सबसे पहले तो आपको
लाइफ इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा बी के नाम पे या किसी भी पर्सन के नाम पे। उसके बाद सी को जो प्रॉपर्टी है वो उसको 18 साल से पहले पहले मिल जानी चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन आप लगा रहे हो कि 20 साल में मिलेगी तो ये कंडीशन अब वॉइड होगी और ट्रांसफर भी वॉइड माना जाएगा। सी को कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी इन दिस केस। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 15 के ऊपर। इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। अब हमने देखा था कि जो हमने ट्रांजैक्शन करी थी कि ए बोलता है कि सी को मैं प्रॉपर्टी तभी दूंगा जब वो 20 साल का हो जाएगा। सबसे पहले उसने बी के नाम पे लाइफ इंटरेस्ट बनाया एंड सेम ट्रांजैक्शन में वो बोलता है कि सी को प्रॉपर्टी तभी मिलेगी जब वो 20 ईयर्स का होगा। हमको पता है जो ये सी का जो राइट है यहाँ पे उसको कभी भी नहीं मिल पाएगा बिकॉज दिस कंडीशन इज वॉइड, क्योंकि सी को प्रॉपर्टी यहाँ पे उसके माइनॉरिटी के बाद मिल रही है, यानी 18 साल के बाद जब वो होगा तब उसको यहाँ पे प्रॉपर्टी मिल रही है, तो ये अलाउड नहीं है अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 14। बट क्या इस ट्रांजैक्शन की वजह से जो बी का राइट है लाइफ इंटरेस्ट का उसको भी हम वॉइड कर देंगे? सेक्शन 15 बोलता है कि ऐसा नहीं होगा। हम यहाँ पे सिर्फ सी का राइट को वॉइड करेंगे, लेकिन बी का जो लाइफ इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी पे, यानी उसको जो राइट है प्रॉपर्टी में रहने का फॉर द लाइफ ऑफ बी, ये राइट बी का हम नहीं छीनेंगे उससे। ओके, तो अगर अल्टीरियर कंडीशन यहाँ पे वॉइड हो रही है इसकी वजह से जो प्रायर कंडीशन है, जो प्रायर इंटरेस्ट है बी का, वो सलामत रहेगा। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 16 के ऊपर। इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। अब सपोज एक पर्सन है, ये पहले बी के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट बनाता है, फिर ये सी के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट बनाता है, फिर डी के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट बनाता है, एंड फिर ये ई के फेवर में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट बनाता है। इन दिस एग्जांपल बी जो है ये एक लिविंग पर्सन है, लेकिन सी डी और ई जो है ये एक अनबॉर्न पर्सन है, ये पैदा भी नहीं हुए हैं। अब यहाँ पे आप पहले तो बताओ सी को प्रॉपर्टी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? इन दिस केस सी को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी बिकॉज हमने पढ़ा है सेक्शन नंबर 14 में कि सी को यहाँ पे एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। सॉरी, सेक्शन नंबर 13 में हमने ये चीज पढ़ी है कि सी को यहाँ पे एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, पार्शियल इंटरेस्ट, लाइफ इंटरेस्ट नहीं मिल सकता उसे। तो यहीं पे सी का इंटरेस्ट तो खत्म हो जाता है, डी का जो इंटरेस्ट है वो भी खत्म हो जाता है बिकॉज डी को भी हमें लाइफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। यहाँ पे ई को हमने एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दिया है और वो अनबॉर्न पर्सन है। अब क्या यहाँ पे ई को कोई भी राइट मिलेगा प्रॉपर्टी में? सेक्शन 16 बोलता है कि यहाँ पे ई को कोई भी राइट नहीं मिलने वाला है प्रॉपर्टी में बिकॉज जो ट्रांजैक्शन है ये तभी वॉइड हो गई थी जब सी को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं मिला था। जब सी और डी को ही पक्का इंटरेस्ट नहीं मिला तो ई को कैसे मिल सकता है? ई अपना इंटरेस्ट सी और डी से ही डिराइव कर रहा है, एंड अगर सी और डी वाली ट्रांजैक्शन वॉइड हो गई है तो ई को भी कुछ नहीं मिलेगा। ओके, बट हमने पढ़ा है सेक्शन नंबर 15 में कि बी का जो लाइफ इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, उसको प्रॉपर्टी में जिंदगी भर रहने का राइट मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो ये सेक्शन 16 हमारा बोलता है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 17 के ऊपर, जो कि बात करता है डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन के बारे में। अब सपोज एक पर्सन है, ये बी को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है। इन्होंने बी को बोला है कि इस प्रॉपर्टी में से जो भी रेंट आएगा वो या तो 18 साल तक आप कलेक्ट करो या फिर जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आप इस रेंट को कलेक्ट करो। अब यहाँ पे सपोज ए जो है वो 2 साल के बाद ही मर जाते हैं। इन दिस केस बी को कितने साल तक उस प्रॉपर्टी में से रेंट को एक्यूमुलेट करना पड़ेगा? यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा टर्म ज्यादा बड़ा है, 18 साल वाला टर्म ज्यादा बड़ा है या फिर वो टर्म ज्यादा बड़ा है जो कि जिस टाइम तक बी जिस टाइम तक ए जो है वो जिंदा है आफ्टर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पे ए सिर्फ 2 साल तक ही जिंदा रहा आफ्टर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, तो दिस टर्म इज स्मॉलर देन 18 ईयर्स का टर्म। तो यहाँ पे बड़ा टर्म जो है उसको हम फॉलो करेंगे एंड बी को 18 ईयर्स तक इस प्रॉपर्टी में से रेंट को इकट्ठा करना पड़ेगा एंड फिर ए के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको वो जमा करना पड़ेगा बी को। अब यहाँ पे सपोज ए जो है वो 25 साल के बाद जाके उनकी डेथ होती है। यहाँ पे जो बी है उनको 25 साल तक
प्रॉपर्टी में से रेंट को एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज 18 ईयर्स और 25 ईयर्स में से ज्यादा बड़ा टर्म कौन सा है? 25 ईयर्स। सो 25 साल तक यहाँ पे बी को रेंट एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। ओके अब हम इसके एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सपोज ए बी को बोलता है कि ये प्रॉपर्टी आपको मैं ट्रांसफर तो कर रहा हूं, लेकिन इसमें से आपको जो रेंट है वो 30 ईयर्स तक एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। ओके अब यहाँ पे ए जो है ये 25 ईयर्स की उम्र में ही, सॉरी 25 ईयर्स बाद मर जाते हैं, यानी जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है उसके 25 साल बाद इनकी डेथ हो जाती है। यहाँ पे कितने साल तक बी को रेंट को एक्यूमुलेट करना पड़ेगा? सेक्शन नंबर 17 बोलते हैं कि यहाँ पे बी को 25 ईयर्स के लिए रेंट को एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज 18 साल और 25 साल में से ज्यादा बड़ा टर्म कौन सा है? 25 साल। तो 25 साल तक के लिए बी रेंट को एक्यूमुलेट करेगा, एंड जो बाकी के 5 साल यहाँ पे बच चुके हैं वो उस टर्म के लिए जो ट्रांजैक्शन है वो वॉइड हो जाएगी, यानी कि बाकी के 5 साल के लिए उसको जो रेंट है उसको एक्यूमुलेट करने की जरूरत नहीं है। ओके तो यही चीज के बारे में सेक्शन 17 बोलता है। अब हम आते हैं क्लॉज 2 के ऊपर। ये बोलता है कि जो क्लॉज 1 में हमने रिस्ट्रिक्शंस पढ़ी हैं डायरेक्शन ऑफ एक्यूमुलेशन के ऊपर, वो कौन से सर्कमस्टेंसेस में अप्लाई नहीं करेंगी। अब इसके क्लॉज 1 पे हम आते हैं, इसको हम समझते हैं। सपोज ए ने बी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, एंड बी को उसने बोला है कि इस प्रॉपर्टी में से आपको रेंट को एक्यूमुलेट करना है। ओके कोई टर्म भी, कोई टाइम उसने फिक्स नहीं किया था कितने टाइम तक करना है। अब ऐसा ए क्यों कर रहा है? दैट इज बिकॉज ए ने सी से एक लोन लिया हुआ है। इस लोन को चुकाने के लिए ये डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन बी को बोली गई है, जो भी रेंट बी कलेक्ट करेगा वो सी को जमा करा देगा। अब यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन हम नहीं लगाने वाले हैं। क्लॉज 1 पे जो हमने पढ़ा था ना 18 साल वाली रिस्ट्रिक्शन, वो रिस्ट्रिक्शन हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, एंड जब तक सी को उसका पूरा पैसा नहीं मिल जाता तब तक बी को रेंट कलेक्ट करता रहना पड़ेगा प्रॉपर्टी से, चाहे वो 100 साल हो चाहे 150 साल हो, कितने भी साल हो, तब तक के लिए बी विल एक्यूमुलेट द रेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी। क्लॉज 2 इसका बोलता है कि अगर सपोज जो एक्यूमुलेशन करने के लिए बोला है बी ने, सॉरी ए ने जो एक्यूमुलेशन करने के लिए बोला है वो ए के बच्चे के बेनिफिट के लिए बोला है। सपोज सी बच्चा ए का, इसके बेनिफिट के लिए एक्यूमुलेशन का ए ने बोला है, तो बी को ये तब तक करना पड़ेगा रेंट एक्यूमुलेट जब तक सी का अच्छे से केयर पूरी हो नहीं जाती है, यानी जब तक सी जिंदा है तब तक बी को रेंट एक्यूमुलेट करता रहना पड़ेगा। ओके थर्ड इसका बोलता है कि अगर ये रेंट एक्यूमुलेट करने का पर्पस ये है कि प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस हो जाए, तो फिर बी को जब तक प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होगी तब तक उसको रेंट एक्यूमुलेट करते रहना पड़ेगा। सपोज 100 साल 150 साल जितने भी साल प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस होती रहेगी तब तक बी को रेंट एक्यूमुलेट करता रहना पड़ेगा। ओके तो यही हमारा सेक्शन 17 बोलता है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 18 के ऊपर। इसमें बात करी गई है ट्रांसफर इन परपेचुटी फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक। अब जो हमने सेक्शन नंबर 14, 16 और 17 में रिस्ट्रिक्शंस पढ़ी हैं, ओके वो अप्लाई तब नहीं करेंगी जब जो ट्रांसफर का पर्पस है वो पब्लिक के बेनिफिट का हो। वो पब्लिक चैरिटी में कोई प्रॉपर्टी हमें ट्रांसफर करी है तो फिर सेक्शन 14, 16 और 17 की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो उस ट्रांसफर के ऊपर नहीं लगेंगी। ओके अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 19 के ऊपर, जो कि बात करते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में, यानी कि कौन से सर्कमस्टांस होंगे जहां पे आपका जो राइट है वो पक्का हो जाएगा। इसमें 3 चीजों के बारे में बात करी गई है। सपोज फॉर एग्जांपल फर्स्ट मैं बता रहा हूं आपको, ए बी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है लेकिन कुछ भी लिखा नहीं उस प्रॉपर्टी में कि ट्रांसफर कब होगा, तो हम यहाँ पे मान लेंगे, प्रिज्यूम कर लेंगे कि ट्रांसफर 4th 5th हो रहा है, उसी टाइम हो रहा है, एंड बी को उसी टाइम प्रॉपर्टी में पक्का राइट मिल जाएगा। एक और चीज सेकंड इसका सर्कमस्टांस बोलता है
कि सपोज ए ने बोला है, लिखा है डीड के अंदर ही लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी जो है अभी के अभी मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, फोर्थ फिफ्थ, यहाँ पे बी को जो राइट है उसी टाइम मिल जाएगा, बिकॉज डीड में ये चीज लिखी हुई है कि प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर्ड फोर्थ फिफ्थ। थर्ड, इसमें बोला गया है कि सपोज ए ने बी को बोला है कि आपको मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर तो कर रहा हूं, लेकिन इसमें आपका राइट जो है वो पक्का तभी होगा जब 10 जुलाई को इंडिया पाकिस्तान से मैच जीत जाएगी। अब अगर 10 जुलाई को इंडिया पाकिस्तान से मैच जीत जाती है, तब तो बी को प्रॉपर्टी में एक पक्का राइट मिल जाएगा, वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले जो बी का राइट है प्रॉपर्टी में वो कंटिंजेंट इंटरेस्ट होगा। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो यानी 10 जुलाई से पहले बी का राइट उस पर पक्का नहीं होगा प्रॉपर्टी में, लेकिन जैसे 10 जुलाई हो जाएगी, इंडिया जीत जाएगी, देन वी विल गेट अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन दिस प्रॉपर्टी। ओके, अब यहाँ पे अगर एक ऐसी कंडीशन लगाई है ए ने बी के ऊपर कि प्रॉपर्टी में अभी के अभी ट्रांसफर कर रहा हूँ आपके नाम पे, लेकिन इसमें जो पोजेशन है आपको वो 20 जुलाई को मिलेगा। यहाँ पे बी के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है, उसको वेस्टेड इंटरेस्ट मिल चुका है। इवन इफ पोजेशन इज डिलेड, पोजेशन अगर बाद में भी होती है, उससे बी के राइट्स को इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, अब सपोज जो पोजेशन है वो हमारी 20 जुलाई को ही होनी थी, पोजीशन 20 जुलाई को होनी थी, लेकिन उससे पहले ए की डेथ हो जाती है। यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है स्टिल बी को ट्रांसफर हो जाएगी, बिकॉज बी का तो पहले ही वेस्टेड इंटरेस्ट आ चुका था। तो ए की अगर डेथ हो भी जाती है, इन दैट केस इस ट्रांजेक्शन को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, अब हम इसके सेक्शन 19 को एक बार रीड कर लेते हैं। सेम चीजें बोली गई हैं इसमें। Where on a transfer of property, an interest therein is created in favor of a person without specifying the time when it is to take effect. ये हमने एक फर्स्ट एग्जांपल पढ़ा था इसका, फर्स्ट सिचुएशन, और इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफाइंग दैट इट इज टू टेक इफेक्ट फोर्थ फिफ्थ, सेकंड सिचुएशन हमने डिस्कस करी है। थर्ड, और ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट which must happen, such interest is vested unless a contrary intention appears from the terms of transfer. Okay, अब इसमें बोला गया है अ वेस्टेड इंटरेस्ट इज नॉट डिफीटेड बाय द डेथ ऑफ द ट्रांसफरी बिफोर ही ऑब्टेन्स पोजीशन। यानी कि अगर सपोज बी को बोला गया था कि आपको पोजीशन का राइट 20 जुलाई को मिलेगा, एंड इससे पहले अगर बी की डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे बी को प्रॉपर्टी में राइट फिर भी मिल जाएगा, बिकॉज प्रॉपर्टी तो उसके नाम में ट्रांसफर हो ही गई थी, बस पोजीशन उसको भी नहीं मिली थी, 20 जुलाई को मिलनी थी। तो यहाँ पे जो बी के लीगल आयर्स हैं उनको प्रॉपर्टी पे राइट मिल जाएगा। ओके, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये बोलता है कि आपके नाम पर अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है, लेकिन अगर आपको ऐसा बोला गया है कि इसकी एंजॉयमेंट आपको 20 जुलाई से मिलेगी, या फिर आपको ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी आपके ऊपर कि आपको जो भी रेंट है इस प्रॉपर्टी से ये 10 साल तक कलेक्ट करता रहना पड़ेगा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका उस प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। आपको उस प्रॉपर्टी में स्टिल वेस्टेड इंटरेस्ट है, लेकिन आपको जो एंजॉयमेंट है वो बाद में मिलेगी, प्रॉपर्टी की पोजीशन बाद में मिलेगा, या फिर आपको 10 इयर्स तक रेंट को एक्यूमुलेट करते रहना पड़ेगा। तो इनको आपको इन कंडीशंस को मानना पड़ेगा, लेकिन यू विल बी द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ओके, तो यही चीज हमारा सेक्शन 19 बोलता है। अब हम आ जाए इसके सेक्शन नंबर 20 के ऊपर। इसमें बोला गया है व्हेन अनबॉर्न पर्सन एक्वायर्स vested interest on transfer of for his benefit, where on a transfer of property an interest therein is created for the benefit of a person not then living, he acquires upon his birth unless a contrary intention appears on the terms of transfer of vested interest, although he may not be entitled to enjoyment thereof immediately on his birth. तो यहाँ पे अगर आपने एक अनबॉर्न पर्सन के फेवर में एक वैलिड आपने इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया है, इन दैट केस जैसे ही वो अनबॉर्न पर्सन पैदा होगा उसी टाइम उसका प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाएगा। ओके, तो यही चीज के बारे में सेक्शन नंबर 20 हमें बोलता है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 20 के ऊपर। सेक्शन नंबर 20 ये बोलता है कि अगर आपने सेक्शन 13 और 14 के रूल्स को फॉलो किया एंड आपने एक अनबॉर्न पर्सन के फेवर में इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया,
इन दैट केस जैसे ही वो अनबॉर्न पर्सन पैदा होंगे उसी टाइम उस पर्सन अनबॉर्न पर्सन का जो बॉर्न हो चुका है उस बंदे का उसी टाइम प्रॉपर्टी में राइट क्रिएट हो जाएगा और वो राइट वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, यानी पूरा पूरा प्रॉपर्टी का मालिक वो बंदा जैसे ही बच्चा पैदा होगा उसी टाइम बन जाएगा। ओके, तो यही चीज के बारे में सेक्शन 20 बोलता है। इसमें एक और चीज बोली गई है कि अगर ऐसा कोई क्लॉज है कि इस बच्चे को प्रॉपर्टी की पोजीशन तब मिलेगी जब वह 20 साल का होगा, तो ऐसी कंडीशन आप लगा तो सकते हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इस बच्चे को प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं मिला है। उसको इंटरेस्ट तो उसी टाइम मिल गया है जब वो पैदा हुआ था, लेकिन यस पोजेशन का राइट इसको तब मिलेगा जब ये 20 साल का होगा। तो ये ऐसी कंडीशन आप लगा सकते हो, बट इससे इस बच्चे का राइट डिफीट नहीं होगा प्रॉपर्टी के ऊपर।